जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका हमारे एक नए टॉपिक पर, एक नई वीडियो पर, जिस पर आज हम बात करेंगे आपसे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। ठीक है, देखो भारत का जो भौतिक स्वरूप है, पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस ही देखते हैं, मतलब कितना ये महत्वपूर्ण है। तो हमारे जैसे शायद कोई ऐसी परीक्षा नहीं होगी जिसमें जीके ना पूछा जाता हो, और जीके पूछा जाए और भारत से ना पूछा जाए, यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे वो आपसे भारत के भौतिक भूगोल को पूर्णतः बताएंगे। आपको मैं वादा दिलाता हूं कि अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हो तो रियलिटी मानो मेरा कि आपको पूरा एक एक क्वेश्चन रट जाएगा और आप आने वाले एग्जाम में 2 से 3 नंबर अपना सही कर पाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो हमारा जो भारत है, अगर आपको भारत का भौतिक स्वरूप आपको पढ़ना है तो पहले हमें इसका ग्लोबली देखना चाहिए, यानी कि इसे वैश्विक स्वरूप देखना चाहिए कि आखिरकार ये है कहां पर, कैसे है। ठीक है, तब हम जानेंगे ना कि भारत है आखिरकार कहां पर। उसके बाद यह बात क्लियर होगी कि भारत कैसा है, फिर इसके अंदर घुस के हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, यानी अगर आपको भारत के बारे में जानना है, ठीक है, तो उसके बाद में आपको एक वैश्विक संदर्भ में देखना पड़ेगा और एक देखना पड़ेगा भारतीय संदर्भ में। ठीक है, तो पहले हम आपसे बात करने वाले हैं इसके वैश्विक संदर्भ में कि यह आखिरकार कहां पर है और विश्व में इसका क्या स्थिति है। ठीक है, हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो देखो भारत की जो सबसे जो शुरुआती लाइन है, यानी जो ये वाला है, इसे आप देख रहे हो, ये वाला लाइन है जो भारत की सबसे आखिरी कहा जाता है। ठीक है, ये जो हमारा आपको देखने को मिलता है एवरी, आप कहीं भी देखोगे तो इसके जो है 8 डिग्री 4 मिनट। आपको जानना चाहिए ये क्या है, ये है हमारा उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का सबसे दक्षिणी छोर यहीं पर स्थित है, लेकिन भारत का जो सबसे उत्तरी छोर है वो आप देखने को पाओगे कि यह है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि 37 डिग्री 6 मिनट। अब वहीं पर जो हमारा बचता है ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये बचता है। ठीक है, एक है गुजरात का सबसे पिछला गांव जिसकी स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट। वहीं पर जो अरुणाचल प्रदेश का यानी कि सबसे पूर्वी छोर भारत का है, उसे आप देखोगे ये है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। अब आपको ये जानना चाहिए कि भारत की स्थिति ग्लोब में कहां पर है, तो आपको ये चीज जानना है। ठीक है, अब वही बार आपको देखो, जो भारत है विश्व के नजरिए से ये जो है पूरे क्षेत्रफल, भारत का जितना बड़ा क्षेत्रफल है, इसका कुल क्षेत्रफल है, आप एक एक चीज नोट करते चलिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख किलोमीटर वर्ग। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। अब ये देखो, अब इसकी जितनी लंबाई चौड़ाई मतलब जो भी है इसका एरिया, वह विश्व के समस्त स्थल भूमि का 2.4% भूमि अधिग्रहित करता है। ठीक है, अब वहीं पर आपको जानना चाहिए कि भारत विश्व में स्थिति जो इसकी है, एक प्रकार से जो इसकी क्षेत्र है, क्षेत्रफल के एरिया से, ठीक है, उसमें आप पाओगे कि यह 7वें नंबर पर है। कहां है? यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है स्थल के मामले में। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि जब भारत हमारा 7वें नंबर पर है तो इससे पहले भी जो 6 होंगे वो भी जरूरी होंगे। कोई कभी कभी आपको ये मिलान करने दे देता है, आपको क्रम बैठाने को दे देता है, तो आप वही जगह फंस जाओगे। ठीक है, अगर आपको मालूम होना चाहिए। और होता क्या है कि कभी कभी ये देता है कि भैया 8वां जो प्रदेश है ना, 8वां जो देश है वह भी आपको बताते चलिए। तो मैं कहना चाहूंगा ये जो क्रम बताने वाला हूं मैं आपको, वो चीज आप जान लीजिएगा और मेरा मानिएगा, पहले आप इसे क्या करिएगा, मैप में सर्च कर लीजिएगा, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा पड़ेगा। ठीक है, मैप से आप पढ़िएगा। तो देखो नंबर 1 में आपका आता है रसिया। ठीक है, नंबर 1 में आपका रसिया आता है। नंबर 2 में आपका कनाडा आता है। ठीक है, नंबर 3 में आपका होता है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के बाद आता है आपका चाइना। ठीक है, नंबर 4 में है आपका चाइना। नंबर 5 में है आपका ब्राजील। ठीक है, नंबर 5 के बाद आता है नंबर 6 में है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपका है ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पर हमारा प्यारा भारत होता है। ठीक है, ये है हमारा 7वां स्थिति। लेकिन जो है ना बात, कभी कभी 8वां पूछता है, तो 8वें में आपको जानना चाहिए, इसका नाम है अर्जेंटीना। ठीक है, इसका नाम है अर्जेंटीना।
ये है आपके क्रम से 8 देश, ठीक है, जो कि एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से ये घटते हुए क्रम में है, ठीक है। अब वहीं पर आप देखिए, जो इसकी जनसंख्या पर कभी बात की जाए भारत की, तो भारत की जनसंख्या वर्तमान में भी गिनती नहीं हुई है। 2011 में जो वो हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसकी जो आंकड़ा आती जा रही है लगभग 130 करोड़ के आसपास है। कितना है? 130 करोड़ के आसपास है, ठीक है। और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जिसकी जनसंख्या इतनी है। सबसे नंबर 1 पर आपका चाइना है, ठीक है। आपको जानना चाहिए कि जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व का 17% जनसंख्या अकेले कवर करके बैठा है। लगभग में है, कुछ और भी ज्यादा है, पॉइंट में है, ठीक है। आपको ये चीज जान लीजिए। अब देखिए, भारत की जो भौतिक स्थिति है इसमें एक दो चीज और ज्यादा जरूरी है, उनमें आपको जानना है। जैसे कि भारत की जो दूरी है, ठीक है, वो आपको जानना है कि कहां से कितनी दूरी पर है। या तो आप कह सकते हो कि इसके पड़ोसी देशों को आप जान लीजिए। पड़ोसी देशों में आपको अगर जानना है तो आप देख सकते हो, जो भारत का प्रथम पड़ोसी देश है नल्ला पाकिस्तान, ठीक है, ये है पाकिस्तान। इसकी बात करना ही खराब है, साला बड़ा जाहिल देश है। पाकिस्तान नंबर 1 पर आता है, क्योंकि हमेशा ट्रेंड पर रहता है भारत के संदर्भ में, ठीक है। नंबर 2 पर आता है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भारत की सीमा केवल 106 किलोमीटर साझा करता है, ठीक है। नंबर 3 में आपका आता है क्या? अगर वर्तमान में तिब्बत होता ना तो वही होता, लेकिन तिब्बत की कब्जा कौन कर लिया है? चाइना। तो नंबर 3 हमारा चाइना जाता है। नंबर 4 में आप देखोगे कि ये है हमारे नेपाल साहब, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पाओगे कि भूटान भी है, ठीक है। उसके बाद आप पाओगे कि यहाँ पर जो है म्यांमार भी है। उसके बाद आप पाओगे कि बांग्लादेश भी है। तो कुल मिलाकर भारत 7 अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है और यह कुल मिलाकर 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है स्थल के रूप में, ठीक है। अब ये सब चीजें हो गई। एक चीज और जान लीजिएगा, भारत का जो कर्क रेखा है ना, वो भारत के कुल मिलाकर 8 राज्यों से होकर जाता है, ठीक है। 8 राज्यों से होकर जाता है और यह 23.5 डिग्री अंश पर है, ठीक है। 23.5 डिग्री, या तो कह सकते हो 23 डिग्री 30 मिनट। इसे मिनट में भी लिखते हैं, ठीक है। ये मिनट का साइन है और ये डिग्री का, ये मिनट का साइन है। इसे आप लोग जानते रहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप पाओगे कि भारत का जो मानक समय रेखा है ना, टाइम रेखा, ठीक है, इसे आपको जानना चाहिए कि यह 82.5 डिग्री है। कितना है? 82.5 डिग्री। ये पहले हमारा माना जाता था कि हमारे जो प्रयागराज है हमारा, वहां के एक पास में जगह है नैनी, और नैनी से गुजरता था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति यह है कि यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है। तो अब अगर कभी क्वेश्चन आता है आपका तो आप इसे मिर्जापुर लगाइएगा, ठीक है। अब ये चीजें हो गई आपकी जानकारी के लिए, मूलभूत चीजें। अब हमें जानना है इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में। उससे पहले मैं एक चीज बताता हूं आपको कि भारत की जो सबसे आखिरी छोर है ना, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका जो आखिरी छोर है ना, इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। लेकिन भारत की जो सबसे ऊपरी छोर है ना, इसे कहते हैं इंदिरा कॉल, ठीक है। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। ये पूछा जाता है और ये कहते हैं, इसे कभी कभी पूछा जाता है कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है, तो इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? इंदिरा कॉल। कभी कभी पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इस स्थिति में आप देखोगे कि यहां है गुजरात का सर क्रीक। क्या है? सर क्रीक। और पूछता है कि हमारे भारत का सबसे पूर्वी एरिया वह है हमारा अरुणाचल प्रदेश का किबुथु। क्या है? किबुथु। किबुथु। ये है हमारे 4 भारत के बाउंड्रीज, ठीक है। इन्हें आपको जाना चाहिए। अब देखो, भारत जो है वह 2 प्रकार का है। एक है स्थलीय और एक है प्रायद्वीपीय। मतलब इसके प्रायद्वीप वह होता है जो 3 ओर से घिरा होता है पानी से द्वारा, ठीक। 1 2 3 मतलब 3 ओर से पानी से घिरा है यहाँ पर, तो इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ठीक है। इधर आप देखोगे इसे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर आप देखोगे जो ये एरिया है ये अरब सागर का भाग है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप देखो, भारत की जो ये है मतलब कि पानी के साथ जो सीमा है, मतलब तटीय क्षेत्र की लंबाई है, इसकी केवल एक मुख्य भूमि की लंबाई की बात की जाए, इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। ये सब चीज आप अगर नोट करते चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 6100 किलोमीटर। लेकिन वहीं पर अगर हम अपने भारत के इस मैप में अगर हम अपने लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ दें तो इसकी कुल मिलाकर लंबाई
7516 किलोमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 7516 किलोमीटर। ये चीज क्या है आपका? ये हो गया आपका स्थलीय लंबाई। लेकिन सॉरी, ये हो गया आपका तटीय लंबाई। लेकिन भारत की जो स्थलीय लंबाई है, जो सभी देशों के साथ सीमा साझा करता है, वह है आप देखोगे कि 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। अब आपको ये जानना चाहिए कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, जो मतलब सबसे बड़ा देश वह कौन सा है जो भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। ठीक है, उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत से 3 ओर से घिरा हुआ है, इसलिए ज्यादा सीमा साझा करता है। और वहीं पर सबसे कम हमारा साझा करता है ये अफगानिस्तान। ठीक है, आपको जानना चाहिए कि हमारा जो ये है अफगानिस्तान, ये 106 किलोमीटर केवल सीमा साझा करता है। ठीक है, अब आप इसे और चीजों को देखिए। तो भारत की जो स्थिति है, यह हमने क्या देख लिया कि वैश्विक स्तर से कहां पर है, क्या क्या स्थिति है, कैसे क्या हो जाता है। ठीक है, अब वही पर आपको अब ये जानना है कि भारत जो है आंतरिक रूप से कैसा है। ठीक है, अब यह है एक वीडियो का समझ लीजिए सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। इसमें आपको बताऊंगा कि भारत में क्या है, कहाँ है। ठीक है, यह इतना इंपॉर्टेंट है दोस्त, रियलिटी में आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूर्णतः सही से देख लेते हो, केवल सही से देख मात्र लेते हो, तो आप पाओगे कि आपका जो 2 से 3 नंबर है या आने वाले किसी भी परीक्षा पर काम कर जाएगा। ठीक है, आप पा जाओगे। और मुझे लगता है कि इन सब चीज के लिए को मोटिवेशन कर सकता है कि कंटिन्यू आपको जुटा रहना होगा। अब देखिए, मोटिवेशन जो होता है ये होता है नल्लों के लिए कि भैया इससे हमें मोटिवेशन हो सकता है, ये है वो है। जो कमजोर होते हैं, जो रोगी होते हैं, दवा उन्हें दिया जाता है। लेकिन जो शेर होते हैं ना, उन्हें दवा से कोई आवश्यकता नहीं होती, कंटिन्यू जुटे रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि आने वाले कुछ ही समय में हमारी परीक्षा है, जैसे कि लेखपाल, पुलिस, या आप जिस पर बैठ रहे हो स्टेट पीसीएस में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षाएं आप दे रहे हो अपने जिंदगी, क्योंकि समय लौट कर नहीं आता। ठीक है, इसीलिए कहना चाहूंगा कि पंखों को खोल, दुनिया उड़ान देखता है, या तू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। ठीक है, तो अपने आप को पहचानो। जैसे भगवान हनुमान जी थे, सीता माता खोजने निकले थे, तो उन्हें खुद ही नहीं मालूम था कि यार हम समंदर को मात्र एक छोटा सा चीज समझ के लांग सकते हैं। तो उन्हें जामुन जी ने समझाया कि काचुप साध रहा बलवाना, मतलब कि तुम क्यों चुप साध खड़े हुए हो, तुम तो एक ऐसे महापुरुष हो जो मात्र एक छोटे से गड्ढे के समान समंदर को लांग सकते हो। उस समय हमारे हनुमान जी को रियलिटी में ताकत का पता चला था, और आपको मालूम होगा कि मात्र एक छलांग में समंदर पार 400 योजन की दूरी को। ठीक है, आपको जानना चाहिए कि आपके अंदर भी पावर है, एवरीथिंग यू कैन डू। बस आपको सोचना है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये जो हमारा भारत है ना, आप देखिए भारत को, भारत में कई चीजें हैं, ये विविधतापूर्ण है। क्या है? विविधतापूर्ण भरा हुआ है यहाँ का चीजें। यहाँ पर आप देखोगे आपको पर्वत मिलेगा। क्या मिलेगा? पर्वत मिलेगा। हमें पढ़ने के लिए टॉपिक को पहले हमें बांट लेना होगा कि कौन चीज कहाँ कहाँ है। जब हम इसे बांट लेंगे ना, तो उस स्थिति में देखेंगे कि हमारे लिए भारत की जो स्थिति है उसे पढ़ना अदर की अपेक्षा ज्यादा लाभकारी रहेगा। ठीक है, तो देखो हमारा नंबर 1 में रख देता हूं पर्वत को। आप जानते हो पर्वत के बाद हम देखते हैं कि पठार भी मौजूद है, तो दूसरा नंबर क्या है? पठार का है। तीसरा नंबर यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, तो क्या है? मैदानी क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में क्या है? मरुस्थल भी है। ठीक है, तो अगला मरुस्थल भी हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि यहां पर तटीय क्षेत्र है। ठीक है, तटीय क्षेत्र। उसके बाद आप देखोगे कि यहां पर कुछ कुछ द्वीप भी मौजूद हैं। क्या है? द्वीप भी मौजूद हैं। तो इनके आखिरी ऑप्शन क्या रख देता हूं? द्वीप। 2 3 4 5 6। तो कुल मिलाकर आप अपने भारत को चाहो मोटा मोटा 6 भागों में विभक्त कर सकते हो। ठीक है, भारत का जो भौतिक भूगोल है, भौतिक स्वरूप है, इसके बारे में दोस्त 2 से 3 नंबर का फिक्स है, बिल्कुल यहीं से आता है। और मैं आपको दावत करता हूं कि आपका यहां से बाहर एक भी नहीं जाएगा। इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगी अगर भारत के भौतिक स्वरूप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन को आप जानिए। देखिए, जैसे यहां पर आप देख रहे हो ना, यहां पर है पर्वत। पर्वत अगर हमें पढ़ना है तो आपको हिमालय मालूम होगा। लेकिन उससे पहले एक चीज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता देना चाहते हैं कि भारत की जो ये सीमा है, आप देख रहे हो ना, ये चारों तरफ जितनी मैंने इसकी स्केच बनाई है, ये बिल्कुल रियल नहीं है। अब आप सोचोगे कि ये क्या कह रहा है। देखो, ये जो हमें दिखाया जाता है
ये हमारा भारत का पार्ट है, इतना हमारा भारत है, लेकिन वर्तमान में यह भारत मेरे पास नहीं है इतना। ठीक है, हम रहते कहां तक है? देखो हमारा जो भारत है वो पाकिस्तान के पास इतना है, जिसे हम कहते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, यह पीओके है। ठीक है, और यहां तक जो एरिया है ये इसका है चाइना के पास। ठीक है, यह है चाइना के पास। यहीं पर है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध भूमि मानी जाती है। ठीक है, अब देखो यहां पर है हमारा इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान जो सीमा साझा करते हैं उसका नाम क्या है आपको जानना चाहिए। इसका नाम है, सॉरी अब एक चीज और आप लोग जान लीजिए, ये कुल मिलाकर 3-4 सीमाएं साझा करता है। पहले एक चीज जानिए, यहां पर वो साझा करता है पाकिस्तान से, यहां पर साझा करता है वो किससे, चाइना से, और यहां पर भी वो अपने, यहां पर भी वो अरुणाचल प्रदेश के आसपास, यह भी चाइना से साझा करता है सभी जगह। इसका नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है, क्या है, मैकमोहन रेखा। अब देखिए उसके बाद आता है हमारा यहां पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा साझा है, ये रेखा, ये वाला देखिएगा आप, जो ये रेखा है इसका नाम है रेड क्लिफ। क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, और देखो पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों के बीच में एक रेखा है जिसका नाम है डुरंड रेखा। क्या है, डुरंड रेखा। कभी कभी पूछता है कि डुरंड रेखा किनके किनके बीच मौजूद है, तो कभी कभी लोग भारत और अफगानिस्तान के बीच लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, रेड क्लिफ और मैकमोहन। ठीक है, अब देखिए आपको जानना चाहिए ये दोनों पे क्या है। ठीक है, देखिए ये है येलो सी, आपको जो बताया था ना येलो सी, हर बार आप न्यूज में सुनते होंगे, तो येलो सी, येलो सी यही है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भारत का पीओके है ना पार्ट, उसमें जो सीमा साझा होता है उसे पीओके कहते हैं, लेकिन येलो सी कहते हैं, सॉरी, और यहाँ पर एलएसी कहते हैं। चाइना और भारत के बीच में जो सीमा साझा होता है उसे एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो ये कुछ सीमाएं हैं। और आप देखिए भारत जो सीमा है, एक चीज क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि भारत के नक्शे पर हमेशा हम श्रीलंका को क्यों दिखाते हैं। ठीक है, श्रीलंका को क्यों दिखाते हैं, यह क्वेश्चन आईएएस के इंटरव्यू में भी पूछा गया है। तो आपको जानना चाहिए कि किसी भी देश की सीमा, जो कि समुद्री सीमा होती है, वो 200 नॉटिकल मील तक की होती है। कितनी होती है, 200 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील एक ऐसी दूरी होती है जिसे हम समंदर की दूरी मापने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, 200 नॉटिकल मील होती है। तो वहीं पर अगर हम देखें कि भारत का जो यहाँ पर एरिया है समंदर का, वो अगर 200 नॉटिकल मील नापा जाता है या मापा जाता है, तो वहां पर आप देखोगे श्रीलंका पूरा अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसकी एक अलग नियम है। इसकी एक तो ये हो गया कि हमारा क्षेत्र, जैसे सपोज करो ये हमारी समुद्री क्षेत्र 200 नॉटिकल मील यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो यह भी हमारा एरिया ही तो है, यहाँ पर हमारा समुद्री एरिया है। ठीक है, इस प्रकार से मांगे, इसी प्रकार से यह दिखाया जाता है। इस पर भारत और श्रीलंका के बीच में, दोनों के बीच में कुछ एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जैसे कि भारत कुछ दूर तक खुद निकालता है तेल, उसके बाद श्रीलंका भी कुछ अपना निकाल लेता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे भारत का कुछ एरिया यहाँ पर और अधिक होता है, तो दोनों मिल बांट के अपना ले लेते हैं। खैर भारत का अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, मधुर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखो जो भारत की समुद्री सीमा है वह किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो यह चीज पूछता बहुत कम है कि आपको जानना चाहिए। एक ये जानना चाहिए कि यहां पर है हमारा मालदीव। क्या है, मालदीव, उसके साथ है श्रीलंका है। ठीक है, यही तो खास देश है हमारे, जो कि सीमा यही समुद्री सीमा लगता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप बहुत ज्यादा आओगे तो यहाँ पर थोड़ा अरब सागर के बाद जो है ना मरुस्थल वाला देश है, जहां पर हम देखते हैं कि सऊदी अरब, कतर, ओमान रहते हैं। ठीक है, ये सब वाले क्षेत्र पूरा आती रहती हैं, जिसे हम अरब प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भारत की स्थिति है उसमें से पहला नंबर जो खास कर है पर्वत। पर्वत से ही आपको कभी कभी 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसमें रियलिटी बताओ क्या करता है, ये पर्वत बारे में नहीं पूछता है, ये पूछता है उनके भाग के बारे में, उन्हें विभाजित किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो आज आप अगर इसे ध्यान से देख लेते हो तो यह बिल्कुल आज से खत्म है आपके लिए। ठीक है, आप वैसा याद रखोगे। भारत में जो हिमालय का क्षेत्र है, पहले जान लो, वो 2400 किलोमीटर तक है। कितना है, 2400 किलोमीटर तक है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जो हमारा हिमालय है, जिसे हिमालय कहते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट का, जिसकी लंबाई है 8848.86। ये अभी लेटेस्ट डाटा है। ठीक है, जो कि चाइना ने माफ कर दिया है, लेकिन मोटा मोटा आप कह सकते हो 8848 है।
कभी कभी आपको देखने को 8,850 मिल जाता है, लेकिन याद रखिएगा ये ज्यादा सही है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ये नहीं आता। तो अगर ये सही रहेगा तो ये ऑप्शन में ही नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा। तो ये आपको जानना नहीं, आप लोग भूल जाओगे यार ये तो बताया ही नहीं गया था तो हम कहा करें, ठीक है, इसे आप जानते रहिएगा। तो देखिए हिमालय के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं दोस्त। देखो हिमालय को अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाते देखते हैं, ठीक है। इससे हम कुल मिलाकर 4 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है, लंबाई के अनुसार। देखिए इस प्रकार से देखोगे कि इसे हम 4 भागों में विभक्त करते हैं, जिनमें से पहला हमारा होता है जिसका नाम है ट्रांस हिमालय, ठीक है, इसका नाम क्या है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद जो हमारा आता है नीचे ये है बृहद हिमालय या हिमाद्री। क्या है, बृहद हिमालय या इसका नाम है हिमाद्री। यहीं पर मौजूद है दोस्त हमारा क्या, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, और इसमें ट्रांस हिमालय में हमारा केटू मौजूद है। देखिए केटू बारे में पता जान लीजिए, इसका लंबाई, इसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर, ठीक है, हमारी केटू बारे में ये कहा जाता है कि हमारे जो केटू है वो यहाँ पर नहीं, खैर यहाँ पर है, ठीक है। केटू के बारे में यह है कि केटू कहा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम तो है केटू, सही है, लेकिन भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी का नाम वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा की लंबाई जो है 8,596 मीटर है, ठीक है, 8,596 मीटर है। इसे आपको जानते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि जो केटू है वर्तमान में पीओके का भाग है और पीओके वर्तमान में भारत में नहीं है, ठीक है, आप जानते रहिएगा। इसमें भारत का अधिकार खत्म हो जाता है, यहाँ पर पाकिस्तान का अधिकार है, तो ये चीज आपको जानना है। और यहीं पर बीच में है कि हमारा माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है, ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, सबसे ऊंचा जगह है, ठीक है, पर्वत है, आप कुछ भी कह सकते हो। इनमें से आपको चारों का नाम पहले जान लीजिए। एक है क्या, ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा आपको देखने को मिलेगा लघु हिमालय। क्या मिलेगा, लघु हिमालय। और चौथा है आपका शिवालिक। शिवालिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवालिक से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि दून आपको जानना चाहिए कि जब 2 पर्वत की घाटियों की जो जगह बसी होती है उसे दून कहते हैं, जैसे देहरादून। तो यही पूछता है खास करके कि देहरादून किस जगह पर स्थित है, किस पहाड़ियों पर स्थित है। तो ये आपको जानना है कि यह हमारा स्थित है शिवालिक पहाड़ियों पर। शिवालिक पहाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के औषधियां ज्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। हमारा पूरा देहरादून है उत्तराखंड का मैक्सिमम भाग यहीं पर बसा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये 4 हो गए आपका लंबाई के अनुसार, या कह सकते हो कि उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में हमें अपने पर्वतों हिमालय को बराबर भागों में बांट लिया है, ठीक है। अब आपको जानना है कि इसे हम कुछ इस प्रकार से भी परिवर्तित किए हैं, यानी कि चौड़ाई के हिसाब से काटे हैं। कैसे, देखो उत्तर से दक्षिण को कैसे विभाजित किए हैं। आप देखोगे कि जो यहाँ से सिंधु नदी जाती है, यहाँ से निकलकर वो ऐसे जाने, जब वो जाती है सिंधु नदी, तो सिंधु नदी जो रेखा यहाँ से बनाती कुछ ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो वहां आप पाओगे कि यहाँ से लेकर और जो आपका, तो आप यहाँ पाओगे कि यहाँ जो नदी निकलती है हमारी सतलज नदी। क्या है, सतलज नदी। तो इसकी जो एरिया है यहाँ से, मतलब सिंधु के बहाव वाले स्थान से सतलज तक का, इसे हम कहते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं, कश्मीर या पंजाब हिमालय, ठीक है, इसी नाम जानते हैं। उसके बाद जो सतलुज नदी है हमारा, सतलुज नदी के बाद हमारा एक नाम आता है, यहाँ पर आप देखोगे काली नदी। क्या नाम आता है, काली नदी। काली नदी से सतलुज नदी के बीच को हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं, कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद में एक नदी है, काली नदी के बाद है यहाँ पर तिस्ता नदी है। तिस्ता नदी भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी मतभेद स्थिति है, ठीक है। ये जो हमारे दीदी जी हैं उनका नाम है ममता बनर्जी जी, वो चाहते हैं कि हम इसे दे ही ना, लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश का भी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि यह पहला देश है जो किसी दूसरे देश में जाकर अपना परेड किया है, वह भारत के लिए गर्व की बात है। यह भारत में आकर अपना सेना टुकड़ी आई थी जो कि परेड में शामिल हुई थी अगले साल, ठीक है, आपको जानना चाहिए। अब ये देखिए जो काली नदी और तिस्ता नदी के बीच को हम नेपाल हिमालय के नाम जानते हैं, ठीक है, नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद में तिस्ता नदी के बाद यहाँ पर सामने आता है दिहांग नदी। दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम है। हम अरुणाचल प्रदेश में खासकर इसे हम दिहांग नदी से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के कई नाम है।
ठीक है। जैसे कि अगर आप तिब्बत में रहते हो तो वहां सांगपो के नाम जाना जाता है, ठीक है। भारत में ब्रह्मपुत्र हो जाता है। बांग्लादेश में आप आओगे आपको देखने को मिल जाएगा इसका नाम जमुना हो जाता है। भारत में जो बहती है वो यमुना है, यहाँ पर बहती है जो जमुना है, ठीक है, कहा जाता है। इस प्रकार से कई कई नदियों के नाम चेंज होता है। अगर आपको नदियां जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप नदियों को देख सकते हैं। नदियां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप उसे क्लियर कर लेते हो तो आपका 2 नंबर वहां भी फिक्स हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप मैक्सिमम नंबर गेन कर पाएंगे। तो देखो यार, अभी जो हिमालय है ना, हिमालय को नेपाल में हम सागर माथा के नाम जानते हैं। किसके नाम से? सागर माथा के नाम से इसे जानते हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि आखिरकार नेपाल में इसे हिमालय को हम किस नाम से जानते हैं? उसे है सागर माथा के नाम जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो है वहां तीस्ता नदी से दिहांग नदी, दिहांग के बीच में का जो एरिया, इसे हम असम हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? असम हिमालय के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आप देखोगे कि आपका जो पर्वत का एरिया है वह हिमालय है, एक ही पर्वत भारत में, ठीक है। और इसके बाद में इसकी जो एरिया है वो काफी चीजों में बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन अब आपको हर एक चीजें बता दी गई हैं, लेकिन अभी कुछ और पर्वत है भारत में, देखो, जैसे जो कि प्रायद्वीपीय पर्वत कहलाते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे अराल पर्वत मौजूद है, यहाँ पर विंध्य श्रेणी पर्वत मौजूद है, ठीक है। कुछ पर्वत यहाँ पर मौजूद है, गारो खासी जयंती है जो कि मेघालय में स्थित है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो है पश्चिमी घाटी पहाड़ी है और यहाँ पर पूर्वी घाटी पहाड़ी है, ठीक है। फिर ये दोनों आकर यहाँ पर मिल जाती हैं। ये जो मिलती है इसे कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है। यह नीलगिरी की पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी है नीलगिरी पहाड़ी, दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है। अब आपको जानना चाहिए कि पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची, देखिए बड़ी चीज बता दीजिएगा। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसका नाम है अन्नामलाई। क्या है? अन्नामलाई। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी, ये पर्वत है, लेकिन इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अन्नाईमुड़ी। क्या है? अन्नाईमुड़ी, लिख देता हूं, अन्नाईमुड़ी, ठीक। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन इसकी जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसमें वो है नीलगिरी में है और इसका नाम है डोट्टा बेटा। क्या है? डोट्टा बेटा, डोट्टा बेटा। ये दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है, दक्षिण भारत की। यही 2 इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है मैक्सिमम। कभी कभी ये पूछते हैं कि दक्षिण भारत की मैक्सिमम, वो पश्चिमी घाटी की मैक्सिमम नदियां जो होती है पश्चिमी हमारे घाट की, वो पूर्वी घाट में क्यों जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये है कि पूर्वी घाट की अपेक्षा हमारा जो दक्षिणी पूर्वी घाट में से जो हमारा पश्चिमी घाट का क्षेत्र है यह ज्यादा ऊंचा है, इसके पर्वत ज्यादा ऊंचे हैं। इसीलिए बरसात में देखते हो कि मैक्सिमम जितनी नदियां निकलती हैं यहाँ दक्षिण भारत से, वह जो पश्चिमी एरिया से निकलती हैं वो जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती चली जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, भारत का जो ये एरिया है इसे जो हम देख रहे हैं यह भी कई भागों में बांटा गया है। क्या है? कई भागों में बांटा गया है। उसके लिए थोड़ा हम इसे साफ कर लेते हैं। देखो, जो भारत के दक्षिण पार्ट है ना, यह भी कभी कभी दे देता है कि इसे हम जिस नाम से जानते हैं अलग अलग नामों से, उसमें भी हमें क्वेश्चन पूछता है और फंसा के चला जाता है। हम लोग सोचते हैं कि यार इसे तो पढ़े ही नहीं थे, तो फिर कैसे हो गया भैया? देखिए, कहो ज्यादा जरूरी, कभी कभी ये पूछ लेता है। भारत और श्रीलंका के बीच जो आप बिंदी देखते हो ना, द्वीपों की जो एक आप देखोगे सेतु बना रहता है ना, उसे एडम ब्रिज के नाम जानते हैं। उसका नाम है एडम ब्रिज, लिख देता हूं, एडम ब्रिज, ठीक है। एडम ब्रिज ये कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। अब आप देखो, जो भारत का पश्चिमी आप देख पा रहे होगे तट है ना, इसे 3 भागों में बांटते हैं। नंबर एक में जो हमारा गुजरात है, गुजरात से जो गोवा तक का क्षेत्र है, ठीक है, गुजरात से जो गोवा है ना, गुजरात से गोवा, इस एरिया को हम कहते हैं, ये एरिया हमारा है कोंकण। क्या है? कोंकण तट, कोंकण तट, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा एरिया आता है गोवा से कर्नाटक का एक एरिया है मंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, लेकिन बेंगलुरु नहीं कह रहा हूं, मंगलुरु। तो मंगलुरु यहीं पर स्थित है, ठीक है। इसके बीच में जो एरिया है हमारा, यानी कि गोवा से मंगलुरु के बीच में, इसे हम कहते हैं केनरा। क्या कहते हैं? केनरा तट, ठीक है। उसके बाद में हमारा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का जो एरिया है, इसे हम तो क्या कहते हैं? इसे हम आपको कमेंट में कहते हैं कि आप लोग बताइए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट। इसे आप कमेंट में बताइएगा, ठीक। उसके बाद हम बता रहे हैं आपको। अब उसके बाद देखिए,
भारत जो और है, इसमें से भारत की जो लास्ट नदी है यहीं पर कहीं जाकर निकलती है और शुरुआती नदी कहीं यहाँ पर जाती है, यहाँ पर, ठीक है। तो भारत का जो ये एरिया है इसे भी हम किसी न किसी नाम जानते होंगे, ठीक है, बिल्कुल जरूरी है। उसके ये है कृष्णा नदी, आप लोग जानते रहिए, कृष्णा नदी का मुहाना है, ठीक है, कृष्णा। तो देखो ये जो तट है आप लोग कमेंट्स में नहीं बता पाए होंगे मुझे लगता है। देखो यार इसमें क्या है, इसका हम लिख देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा था, तो आपको एक मैंने ट्रिक भी दिया था, अगर आप चाहते तो आपको इसी नाम से याद आ जाता। इसका नाम है मालाबार तट। क्या है? मालाबार तट, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं बता पाए। कुछ लोग बता दिए होंगे क्योंकि यार ऑनलाइन नहीं है, वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है, इसलिए आप लोग बता भी दिए होंगे, मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए ये जो तट है आपका देख रहे होंगे, ये है हमारा कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के मुहाने तक, कृष्णा नदी से फिर गोदावरी, गोदावरी से फिर लास्ट नदी जाता है। देखिए इसमें ऊपर से आप याद रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे ये वाला एरिया है ना, इसका नाम है उत्तरी सरकार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कभी कभी यह सीधा पूछ लेता है कि पूर्वी घाट की जो हमारा एरिया है उसे हम किस अलग से नाम से जानते हैं, उसका नाम है उत्तरी सरकार। क्या है? उत्तरी सरकार के नाम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आप देखिए सबसे निचला वाला है एरिया ना, इसे हम कहते हैं कोरोमंडल। क्या कहते हैं? कोरोमंडल, कोरोमंडल, ठीक है। उसके बाद जो एरिया बचता है हमारा यानी कि कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक का, इसे कहते हैं कोरोमंडल। कोरोमंडल के बाद हमारा आता है, इसका जो नाम है ये है गोलकुंडा तट। क्या है? गोलकुंडा तट, इसका नाम है क्या? गोलकुंडा तट। ये भी कभी कभी जो है तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीन भागों से बांटा गया है, ठीक है। अब इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि आपका जो पर्वत एरिया है वो काफी हो चुका है। देखो एक चीज और जान लो, जो हमारा यहाँ का पर्वत है, ठीक है, अराल पर्वत, ये विश्व का सबसे पुराना है। क्या है? विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रेणी यही है, अराल पर्वत। अराल पर्वत का जो सबसे ऊपरी पॉइंट है इसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। 1711 किलोमीटर के आसपास कुछ इसका, ठीक है, 1700 कुछ है, मुझे क्लियर भी नहीं है। तो इसका नाम है गुरु शिखर। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हो कि विंध्य हिमालय की जो विंध्य श्रेणी होती है, जो कि लगभग आप इसकी सर्वाधिक मात्रा देखोगे झारखंड और मध्य प्रदेश में फैली हुई है। यहीं के नीचे से आप देखोगे कि हमारी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों निकलकर दक्षिण भारत में जाकर मिल जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि नर्मदा नदी में कई बांध बने हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि दोस्त नदी की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप प्लीज उसे पर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, ठीक है। जब टूटने लगे हौसले तेरी, तो याद रखना बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल वो अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसीलिए कहना चाहूंगा दोस्त, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, मेहनत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए कि खुदा भी यह कहे देख दोस्त यार भाई मेरे को माफ कर दे, इतना दिन तेरे को नहीं दिया, ले ये तेरा ही हक है, ठीक है। ऐसा हो सके, या तो लक्ष्य तुम्हें जब ना पाए ना, तुम लक्ष्य को ना पाओ तो सारा लक्ष्य पछताए, यह सोचकर कि सबसे एक योग्य बंदे को मैंने गंवा दिया। इस प्रकार से जब तक आपका उद्देश्य नौकरी मात्र रहेगा दोस्त, मेरा बात मानो, आप नौकरी बनोगे। इसलिए अपने बच्चों को आप हमेशा ये कहिएगा कि नौकरी हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ज्ञान हासिल करना है और किसी न किसी चीज का मालिक बनना है, ठीक है, आपको मालिक बनना है। चलिए ये सब चीजें होती रहेंगी। आपका जो मैक्सिमम है यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ एक पर्वत है उसका नाम है गारो खासी जयंतिया, ठीक है, गारो खासी और जयंतिया। गारो खासी जयंतिया इसलिए फेमस है क्योंकि गारो पर्वत पर गारो नाम की जनजाति रहती है, खासी पर भी खासी नाम की जनजाति, और जयंतिया में जयंतिया नाम की। मेघालय जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। मेघालय की जगह चेरापूंजी, क्या है? चेरापूंजी, ठीक है। चेरापूंजी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भविष्य में इसमें बहुत अधिक पूर्व समय में इसमें बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती थी विश्व का। लेकिन वर्तमान में आप देखोगे कि एक जगह है यहीं पर मासिन राम। क्या है? मासिन राम, मासिन राम। मासिन राम में वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि मासिन दुनिया मतलब कहां सर्वाधिक बारिश होती है, वो है मासिन राम। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हो तो आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बारिश कहां होती है और सबसे कम कहां होती है। तो ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर एरिया में सर्वाधिक बारिश होती है, ठीक है, और मथुरा एरिया में
सबसे कम बारिश होती है, ठीक है, सबसे कम बारिश होती है। ये चीज आपको जानना चाहिए। भारत में सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है? पूरे भारत में होती है मार्कंडा में सर्वाधिक। सबसे कम होता है कहाँ? थार के मरुस्थल में। यहाँ पर थार मरुस्थल है जो कि राजस्थान इसके मैक्सिमम पार्ट है उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर बारिश थोड़ा बहुत कम होती है, बहुत कम होता है। आप ये चीज जानते रहिएगा, ठीक है। अब हमारा सोच रहे हैं कि आपका जो है पर्वत लेवल वो खत्म हो गया होगा। अब अगला नाम आता है पठार का। अब देखिए पठार आपको जानना चाहिए कि भारत में कई पठार हैं। क्या है? कई पठार हैं। तो उन पठारों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और कौन सा नहीं है, पहले आपको यह भी जानना है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में काफी चीजें से भर जाएंगी जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, उनका मतलब क्या है? कुछ नहीं है। तो पठार में केवल एक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम आप यहाँ पर पाओगे देखने को, जो कि यहाँ पर स्थित है। वो थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ इसे, थोड़ा बहुत है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो है हमारा झारखंड का एरिया कुछ, ठीक है, यहीं पर है आपका स्थित नागपुर का पठार। क्या है? नागपुर का, छोटा नागपुर का पठार। और यहाँ पर महाराष्ट्र में आप देखोगे एक पठार अलग है, ठीक है। इस प्रकार से जो हम आप देखेंगे दोनों मिला के, इसे कहते हैं दक्कन का पठार। क्या कहते हैं? दक्कन का पठार। जो हमारा यहाँ से जो प्रायद्वीपीय भारत स्टार्ट होता है ना दोस्त, रियलिटी क्या है? यह पूरा पठार है। क्या है? पूरा पठार भरा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा उपजाऊ गुण कम होते हैं, इसलिए मैदानी क्षेत्र जो है ना हमारा कुल मिलाकर यहाँ कुछ है मैदानी क्षेत्र, ठीक है, इसे मैदानी क्षेत्र कहते हैं। यहीं पर सर्वाधिक हमारी क्या होती है? उपज होती है विश्व में, भारत में सर्वाधिक, ठीक है। तो आपको जाना चाहिए कि 2-3 जगह हमारे पठार है। एक छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में स्थित है, यहाँ सर्वाधिक हमें भूमिगत बहुत अच्छे से चीज मिलते हैं, जैसे कि लोहा मिलता है, कोयला मिलता है, बहुत अच्छी चीजें हमें मिलती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। दूसरा नंबर पर ये दक्कन पठार है। इसी प्रकार से कहीं न कहीं छोटे कई अधिक मात्रा में पठार मौजूद है, ठीक है। ये आपका दूसरा टॉपिक हो गया पठार। मैदानी क्षेत्र भी डायरेक्टली हो ही गया, क्योंकि ये है मैदानी क्षेत्र इसलिए यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि यहीं से मैक्सिमम नदियां आती है, गंगा जमुना, ठीक है। मैदानी क्षेत्र तब सर्वाधिक उपजाऊ हो जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, जब कोई जमीन होती है वो उपजाऊ इसलिए होती है क्योंकि वहां पर नई नई मिट्टियां आती रहती हैं। जब नदियां बहा कर अपने साथ लेकर आती हैं निक्षेप के द्वारा, यहाँ पर छोड़ती चलती हैं, तो उन्हें कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या कहते हैं? यहाँ सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 भागों में विभाजित की जाती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है बांगर। क्या होती है? बांगर। दूसरा क्या होता है? खादर। क्या होता है? खादर। अब देखिए क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से उठाता है। कभी कभी पूछता है कि सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है जो यहाँ पर उपस्थित है, उसका नाम है जलोढ़। लेकिन उसमें पूछता है कि बांगर और खादर के बारे में किसी न किसी प्रकार से घुमा कर दे देगा, आपको फंसाएगा। आप लोग जान लीजिए, जो जलोढ़ मिट्टियां पुरानी हो जाती हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी गिट्टी नुमा हो जाती हैं, या इनकी उपजाऊ क्षमता थोड़ा कम होता है, ठीक है, इन्हें बांगर कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल नई होती है, बिल्कुल न्यू, छोटे रहेंगे, बहुत उपजाऊदार रहेंगे, उन्हें खादर कहते हैं। खादर आप दोनों को याद इसलिए कर सकते हो कि खाद शब्द से बना है खादर, ठीक है। खाद जो होता है वो उपजाऊ करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है खाद। खाद से हमारी जो पैदावार होती है वो बढ़ती है, तो खाद से खादर मतलब खादर उपजाऊ बढ़ाता है, बढ़ाने वाली है, इसलिए आप इसे याद रख सकते हो। और जिसमें खाद नहीं है वो अपने आप बांगर है, ठीक है। देखो अब ये चीज है आपकी जलोढ़ मिट्टी पर, यहां से एक क्वेश्चन हमेशा आ जाता है, ठीक है। तो मैदानी क्षेत्र में और कुछ खास है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी चीजों की होती ही रहती है, हर चीज यहाँ पर नदियां मौजूद है, गंगा जमुना जाता है, तीस्ता कावेरी गंडक कोसी सब जाते रहते हैं, सोन, ठीक है, अलग अलग तरह से। तो आपका एक और टॉपिक कंप्लीट होता हुआ जिसका नाम मैदानी क्षेत्र। उसके बाद है आपका मरुस्थल। क्या है? मरुस्थल। मरुस्थल एक ऐसा जगह होता है जहां पर सबसे कम मतलब न्यूनतम बारिश होती है और वहां पर धूल मौजूद होते हैं, धूप बहुत तड़ी होती है, ठीक है। अब देखिए ये जो एरिया मरुस्थल वाला ये मौजूद है हमारा राजस्थान में, कुछ एरिया इसका पाकिस्तान में भी है, ठीक है। तो इसका नाम है थार का मरुस्थल, ठीक है, थार का मरुस्थल। कभी कभी पूछता है कि टकला मकान मरुस्थल, टकला मकान मरुस्थल चाइना में है, ठीक है, ये भारत में नहीं है। जब हम आपको कभी विश्व के बारे में पढ़ाएंगे मरुस्थलों को तो उस जगह हम आपको क्लियर कराते चलेंगे, ठीक है। थार का मरुस्थल भारत में मौजूद है, जो कि राजस्थान और कुछ एरिया इसे कहां पहुंचा है? पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये आपका मरुस्थल कंप्लीट है, क्योंकि भारत में और कहीं मरुस्थल है ही नहीं, ठीक है। मरुस्थल में भी कई अधिक चीजें मिलती है, भारत के आर्थिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट जगह होता है, कभी हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगला क्षेत्र आपका तटीय मैदान।
सटीक मैदान मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ से जितने भी चीजें होती हैं, एक एक कोंकण तट, केंद्र तट, ठीक है, उसके बाद मालाबार तट है, ये सभी तट जितने हैं मैंने आपको बता दिया। ये है पश्चिमी तट, इसे कहते हैं अरब सागर, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर मौजूद है, अरब सागर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल है, आप लोग बंगाल की खाड़ी है थोड़ी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, ये दोनों तट है। इसे हम कहते हैं पश्चिमी तट, इसे कहते हैं हम पूर्वी तट, ठीक है, ये चीज आप जानते रहिए। इस प्रकार से देख सकते हो तटीय क्षेत्र भी कंप्लीट है। अगला नाम आता है द्वीप का। द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है। भारत का जो द्वीप है कुछ इस प्रकार से, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ द्वीप है जो जिनका नाम आप लोग जानोगे है क्या, लक्षद्वीप। यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो एरिया है ये हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो है ये भारत का बहुत बड़ा प्रवाल भित्ति द्वीप है। क्या है, प्रवाल भित्ति द्वीप है। प्रवाल की भित्तियों से बन के हुआ है। अब प्रवाल भित्ति क्या है, प्रवाल नाम का जीव होता है जो कि भविष्य में जब जीते जीते मर जाता है तो पानी के ऊपर आ जाता है। इनकी संख्या बहुत अधिक होती चली जाती है, इसलिए ये लोग बहुत जुड़ जाते हैं एक दूसरे से आकर के। प्रवाल भित्ति सीमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है जगह, आप लोग इसे जानते रहिएगा। अब ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब देखो भारत वालों को करना क्या चाहिए यहाँ की सरकार को कि हमारा जो लक्षद्वीप है इसे हम अगर चाहे तो टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि सभी लोग देखते होंगे कि आप ये मालदीव जाते हैं हमेशा घूमने, किसी भी स्टार को देखो कहते हैं कि मालदीव में छुट्टियां मना रही हैं। क्यों, क्योंकि उसने टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा लाभ किया है, ठीक है। और जब उसने टूरिज्म के लिए व्यवस्था किया तो उसका रेवेन्यू तो आएगा ना। लेकिन अगर हम यही चीज चाहें अपने लक्षद्वीप पर कर दे, क्योंकि बिल्कुल सेम वैसे ही ये जगह है, लेकिन नहीं कर रहे थे। हमारे भारत की जो सरकार है उन्हें सोचना चाहिए, और जो यहाँ की सरकार है उन्हें भी सोचना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत में कुल कितने द्वीप हैं। भारत में है कुल 247 द्वीप हैं। कितने हैं, 247 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 43 द्वीप, कितने हैं, केवल 43 द्वीप, और यहाँ 204, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप मतलब कि यहाँ पर आप बंगाल की खाड़ी में 204 है और केवल 43 द्वीप कहाँ है, अरब सागर में स्थित है, ठीक है। अब अगर आप ये लोग जान चुके हो तो अब आपको जानना चाहिए कि जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका जो ऊपरी एरिया है ये अंडमान कहलाता है, नीचे वाला निकोबार कहलाता है। इसे ग्रेट निकोबार भी कहते हैं, क्योंकि इनका दोनों का जो राजधानी है वो ग्रेट निकोबार यहीं पर मौजूद है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन का पूछता है यहाँ से, कहता है भैया कि जो अंडमान है और निकोबार है इन दोनों को विभक्त करने वाली लाइन का नाम बताइए। इन दोनों को विभक्त करने वाली लाइन का नाम बताइए। इनका जो है वो होता है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या है, उत्तरी अक्षांश होता है। ये क्वेश्चन 1-2 बार आया है, ठीक है, आप विश्वास मानिएगा। ये है ऊपरी वाला क्या है, अंडमान निकोबार, नीचे वाला निकोबार है, ठीक है। इन दोनों को 10 डिग्री चैनल हमारा क्या करता है, विभक्त करता है, या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश विभक्त करता है। इंपॉर्टेंट क्या है और चीज, इनमें आपको देखना पड़ेगा कि 2 ज्वालामुखी, एक प्रसुप्त एक जागृत, ठीक है, 2 ज्वालामुखी है। आपने हमेशा सुना होगा बैरन। क्या है, बैरन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। यह भारत का प्रथम और आखिरी, ठीक है, एक्टिव ज्वालामुखी है जो कि वर्तमान में ही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है नारकोंडम। क्या है, नारकोंडम जो है यह भी प्रसुप्त ज्वालामुखी, मतलब कभी जागृत हुआ रहा होगा, फिर उसके बाद ये समाप्त हो गया। अब जब कभी हम आपको ज्वालामुखी बनाएंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, तो उस जगह पर हमको ज्वालामुखी के बारे में ऐसी चीज बताएंगे दोस्त कि आप लोग सोचोगे क्या नई नई जानकारी मिल रही है। खैर उसके लिए आपको वेट करना होगा। इच्छा हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तभी आप लोग नोटिफिकेशन पाओगे और चैनल को थोड़ी रीच मिलेगी। चलिए देखिए अब आपका क्या क्या हो गया, तटीय द्वीप हो गया, ठीक है, तटीय द्वीप भी आपका कंप्लीट हो गया। तो मेरे अंदाज से लगभग आपका जो भारत का संपूर्ण एरिया है वह कवर हो गया। अब आपको कहीं ऐसा कुछ नहीं होगा जो कि यह बात का दिक्कत करता होगा कि यार कोई और चीज आपको जानना चाहिए। अब बारिश के बारे में कभी और वीडियो बनेगी, वो अलग टॉपिक होता है। भारत का जो भौतिक स्वरूप है इसके बारे में यही बात की कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है, यानी भगवान द्वारा जो दी गई है जमीनी स्तंभ जो आपसे दिखती है उसके लिए बात कर ली है, ठीक है दोस्त। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो जो है बेहद ही पसंद आया होगा और आप भविष्य में भी इंटरेस्टेड जरूर होगे कि हमारे द्वारा अदर वीडियो को भी आप देखो। अगर आप ऐसा चाहते हो तो चैनल का सब्सक्राइब बटन जो है बिल्कुल फ्री हो और आपके लिए ही बना है, ठीक, उसे आप लाल से आप सफेद कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने आएगा एक बेल आइकन, ठीक, क्या आएगा, बेल आइकन आएगा,
उसे आप जरूर दबा दीजिएगा। उससे होगा क्या कि मेरी नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहेगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आया है तो आप एक लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो बहुत जरूरी है लाइक करना। और शेयर अगर आपको लगता है करना जरूरी है, कोई देख सकता है तो अच्छा रहेगा तो आप इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।